ये सेंटर मास का मैंने आपको बताया था कि सेंटर मास दो बॉडी या दो सिस्टम का दो पार्टिकल के सिस्टम का उनके बीच में कहीं एक पॉइंट पर लाई करता। बीच का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट बीच में, जहां ज्यादा हैवी मास होगा उसकी तरफ। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक मास ये है और एक मास ये है, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसकी तरफ लाई करेगा। क्या करेगा, ये एक मास ये है और दूसरा मास ये है, तो जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो इसकी तरफ लाई करेगा। अगर दोनों मास आइडेंटिकल है तो सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, बीच। ठीक है भैया। तो सेंटर ऑफ मास मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, जहां पर मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसी की तरफ होगा। ठीक है, थोड़ा दोगले किस्म का है। चलो भैया, तो हम बात करते हैं, जब अर्थ और मून सिस्टम की बात करते हैं तो आप सबको पता है आपकी अर्थ जो है मून से काफी बड़ी है, पता ना। तो अगर अर्थ मून से बहुत बड़ी है तो जो सेंटर ऑफ मास होगा इन दोनों को कहां पे लाई करेगा, अर्थ की तरफ लाई करेगा। ठीक है भैया, तो वही कह रहा है भैया, बिल्कुल वैसे ही। देखिए बाइनरी स्टार, देखिए आपको बता दूं कि आपकी नॉलेज में कि बाइनरी स्टार क्या होता है। ठीक है, मैंने कल परसों एक स्टेटस लगाया था जिसमें नेमेसिस थ्योरी थी। उसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्स हमारे नहीं पढ़ी थी, अच्छी बात है, तुम छपरी वाली स्टोरी देखो तुम लोग बस। देखना चाहिए ना ना, देखना चाहिए। ठीक है, सबकी थ्योरी मत देखो लेकिन अच्छी थ्योरी स्टोरी, अच्छी स्टोरी देख लो। नेमेसिस थ्योरी है। नेमेसिस थ्योरी के आधार पर हमारी मिल्की वे में या फिर कोई और गैलेक्सी हो तो उसके अंदर की बात कर रहा हूं, तो हमेशा जो तारे होते हैं ना वो पेयर में होते हैं, कभी सिंगल तारा नहीं होता। हमारा सूरज जो है वो अकेला तारा है। ठीक है, तो ये बड़ा स्पेशल केस है, आपके लिए बेशक भी स्पेशल केस हो कि दो तारे हो एक साथ या तीन तारे हो एक हो साथ, लेकिन अगर मैं पूरे मिल्की वे को देखूं तो हमारा सूरज बड़ा स्पेशल है क्योंकि वो अकेला है। ठीक है, उसके साथ दूसरे तारे नहीं है। बाकी 95% ऐसे तारे हैं जो बाइनरी में ही रहते हैं। बाइनरी में कोई तीन तारों का वो है, जैसे आपके सबसे पास का जो सोलर सिस्टम है जिसको आपको का प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, ठीक है, स्टार सिस्टम है ना, उसमें तीन तारे हैं। ठीक है, तीन तारे, एक सूरज से छोटा है, एक सूरज के बराबर है, एक सूरज से थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो तीन तारों ग्रुप है। हमारा सूरज बड़ा स्पेशल है, हमारा सूरज जो है वो अकेले तारों में मतलब अकेले में ही रहता है। ठीक है, अगर दो तारा होता है तो दो तारों का जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, क्योंकि वो दोनों जुड़ जाते हैं और बन जाते हैं एक सिस्टम। कैसे, किससे जुड़ते हैं, जोड़ने के लिए क्या चाहिए, इंटरनल फोर्स। क्या चाहिए, तो उन दोनों के बीच में कौन सा इंटरनल फोर्स लग रहा है, तो उन दोनों के बीच में लग रही है ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। उस ग्रेविटेशनल फोर्स ने उन दोनों तारों को जोड़ करके एक सिस्टम बना दिया, पंखा चला दे भाई क्योंकि बंद कर रखा है। ठीक है, तो भैया दोनों तारों को जोड़ करके एक सिस्टम बना दिया। जब दो तारों को जोड़ करके एक सिस्टम बन जाएगा तो भैया जो सेंटर मास होगा ना तो पहले तारे के पास होगा ना ही दूसरे तारे के पास होगा, उनके बीच में किसी एक पॉइंट पर लाई करेगा। अच्छा, वो पॉइंट हमेशा हैवी तारे की तरफ होगा। अगर दोनों तारों का मास आइडेंटिकल है तो पॉइंट एकदम बीचों बीच लाई करेगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, बाइनरी स्टार सिस्टम लिखा, टू स्टार बाउंडेड ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑर्बिटिंग अराउंड देयर कॉमन सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। वो एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं, और कैसे ऑर्बिट करेंगे, तो भैया इस सेंटर को ऑर्बिट करने लगे दोनों मिलकर के। ठीक है, समझ गए, लिखा हुआ है कॉल्ड बाइनरी स्टार। ठीक है, शोज बाइनरी स्टार S1 एंड S2 ऑफ इक्वल मास मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, है ना। और सर्कुलर ऑर्बिट का सेंटर कहां पे होगा, जो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है भैया, कॉमन सेंटर को कई बार हम इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम शायद यहाँ पर मेंशन नहीं है, उसे कहते हैं बैरी सेंटर। क्या कहते हैं उसे, बैरी सेंटर है, होता सेंटर ऑफ मास ही है लेकिन बैरी सेंटर कहते हैं। जैसे आप सोचते हो कि भैया हमारी ये सूरज है, आपको शायद पता ना, ये बता रहा हूं मैं आपको, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो जो सूरज है ना, ये पृथ्वी, आप सोचते हो कि पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है और सन एकदम रेस्ट में। ऐसा नहीं होता। देखिए एक्चुअल में जब इन दोनों के सेंटर ऑफ मास की बात करूंगा तो सूरज हमारे पूरे सोलर सिस्टम का 99.9% मास अकेले रखता है, नहीं समझे। मतलब ये देखो कि हमारे सोलर सिस्टम में जितनी बॉडी है, जितनी बॉडी सूरज से लेकर के कॉमेट एस्टेरॉइड जो भी है, सब सारे प्लैनेट के मास को जोड़ दिया जाए तो सूरज का मास होगा 99.9 केजी, और बाकी 0.1 केजी किसका होगा, सारी बॉडी का मास होगा। ठीक है, तो अर्थ तो कुछ है ही नहीं मास के मुकाबले। तो कह रहा है जब इन दोनों के सिस्टम को लेता हूं ना तो सेंटर ऑफ मास, पता है आपके सूरज का सेंटर ही है, तो इन दोनों के सेंटर मास का जो सेंटर मास होगा ना सूरज के अंदर ही लाई कर जाता है।
इतना हैवी है भाई, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास मतलब ये ना के बराबर ही है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो आपकी धरती है, कई बार आप सोचते हो कि भैया धरती सूरज से पास क्यों जाती है, धरती सूरज से दूर क्यों जाती है। सुना आपने, धरती जो होती है एकदम इक्वल डिस्टेंस पे कभी नहीं रहती, कभी पास आती है कभी दूर आती है, तो ऑर्बिट होता है उसका। तो इस सेंटर के चक्कर लगाती है, सेंटर ऑफ मास के, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के चक्कर लगाएगी तो इस चक्कर में कभी पास जाती है कभी दूर आती है। एक्चुअली में सूरज के सेंटर के चक्कर नहीं लगाती वो किसका लगाती है, उन दोनों के सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगाती है। बिल्कुल इसी तरीके से ये तारे भी जब दोनों का एक सिस्टम बनता है, दोनों क्योंकि सेम मास के हैं लगभग, तो इनका सेंटर ऑफ मास ना तो इसके अंदर होगा ना इसके अंदर होगा, कहाँ आएगा, बीच में। और दोनों तारे बिल्कुल इसी तरीके से चलेंगे। अच्छा, आपको ये दिखा रखा होगा ये क्या चल रहा है भैया, ये क्या हो रहा है भाई, है ना। तो भैया देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी तारा जो होता है एक चक्कर लगाता है ना ऐसे करके, तो साथ साथ में मिल्की वे के सेंटर के भी चक्कर लगाता है एक तारा। आपका सूरज आपको रेस्ट में दिखता है, ये सूरज है, ठीक है। लेकिन ये सूरज के चारों ओर आपको ग्रह भी चक्कर लगाते हुए दिखाई देंगे बेचारे, ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, सूरज है ना, ऐसे चक्कर लगाते हैं। लेकिन आपको बड़ा सिंपल सा ऐसे दिखाई देता है आपका सोलर सिस्टम। लेकिन आपके सोलर सिस्टम की सच्चाई कुछ और है। सूरज आपका ऐसे चल रहा है, ठीक है, मिल्की वे के सेंटर के, और सारे जितने प्लेनेट है वो बेचारे ऐसे ऐसे उसके साथ घूमते घूमते चल रहे हैं। एक्चुअल में सर्कुलर पाथ नहीं होता हर प्लेनेट का, हर प्लेनेट का पाथ होता है हेलिकल। हेलिकल मतलब स्प्रिंग जैसा, ठीक है। क्योंकि सूरज चक्कर लगा रहा है, वो सूरज के चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब वो सूरज के साथ साथ चल भी रहे हैं, ठीक है। तो पाथ कैसे हो जाता है, ये यूट्यूब पे वीडियो, यूट्यूब पे डालना और यूट्यूब पे कहना भैया कि व्हाट इज द पाथ ऑफ प्लैनेट। ये शायद मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक सेकंड रुकिए। कहाँ गया भैया, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, सर्च, ये रहा एक्चुअल पाथ ऑफ, भैया एक्चुअल मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड अराउंड द सन, गूगल। अच्छा ये अच्छा चुप रहना, वो बिंग भी है ना। ये देखो ऐसा होता है, हाँ ये वीडियो दिखाओ यार, वीडियो देखनी है अपने को। ये देखो ये होती है एक्चुअल मोशन। वह क्या है चोचलेबाजी इनकी, वह है क्रोम मेरे पास है भाई ऑलरेडी, है डाउनलोड है ऑलरेडी मेरे पास है बढ़िया। इस तरह की मोशन होती है, अभी आपको दिख जाएगा भाई चित्र में, ठीक है। बताइए सूरज ओके भैया, हाँ ये प्लेनेट घूम रहा है, समझ गए ना मेरी भावना को, यार टाइम लगा रहे हैं। चलो ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है, ठीक है, सूरज के साथ सारे प्लैनेट चलते हैं, ठीक है भैया। आप इसको भी मिल्की वे के चक्कर लगाने, दोनों एक दूसरे के चक्कर लगा रहे, साथ साथ में मिल्की वे के सेंटर के भी चक्कर लगा रहे, तो उनका पाथ क्या हो जाता है, कुछ इस तरीके से होता है। मान लो ऐसे होता है, तो उसी ऑर्बिट में ये भी घूमता रहता है ऐसे करके, और दूसरा सन भी घूमता रहेगा, ठीक है। और जिसका सेंटर, जिसका चक्कर लगाते हैं वो क्या भी है, उन दोनों को कॉमन सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, ये बात ध्यान में रखना कि क्योंकि वो सिस्टम है, और सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो वो सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता, ना तो अपनी स्पीड चेंज करेगा ना और कोई चीज चेंज करने वाला है, ठीक है भैया। तो व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, द सेंटर ऑफ मास ऑफ डबल स्टार मूव्स लाइक अ फ्री पार्टिकल। ऐसे जैसे आपका एक नॉर्मल, फर्स्ट लोग क्या कहता है, अगर बॉडी के ऊपर फोर्स ना लग गया तो बॉडी उसी रफ्तार से उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से क्या होगी, चलती रहेगी। अब हमें पता है भैया दो स्टार का सिस्टम है, दो स्टार के सिस्टम में वो जिससे जुड़े हुए उसको तो हमने इंटरनल फोर्स कह दिया, और सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, उनके किसी एक बीच में पॉइंट में आ गया। अब वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा, तो वो सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट की तरह क्या करेगा, उन्हीं दोनों सिस्टम के साथ क्या होगा, आगे बढ़ता रहेगा उसी स्पीड से, समझ गए, लगातार, ठीक है।
द ऑर्बिट ऑफ टू स्टार आर स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इससे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, कॉम्प्लिकेटेड समझो ना, स्प्रिंग जैसी होती है ऑर्बिट, ठीक है, ऐसा एकदम परफेक्टली सर्कुलर नहीं हो सकती, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, इस तरीके से होती है, ठीक है भैया, ठीक है, पहले कह रहा भैया वही जो मैंने बोला हेलिकल टाइप की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड, बस आपको ये लिख देना एग्जांपल में कि डबल स्टार सिस्टम, बाइनरी स्टार सिस्टम इज द एग्जांपल ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, अर्थ मून सिस्टम। देखिए अर्थ मून भी सिस्टम भी क्या है भैया, अर्थ मून भी सिस्टम बाइनरी स्टार का एक बाइनरी सेंटर ऑफ मास का एग्जांपल है। क्या लिखा भैया, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एंड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो अर्थ होती है, सन होता है, ठीक है, जो अर्थ होती है सन के चारों ओर कैसे घूमती है, इलिप्टिकल, इलिप्टिकल जानते हो, इस तरीके का ऑर्बिट होता है। और सर्कल मतलब तो आप जानते ही होंगे, सर्कुलर ऑर्बिट, है ना। तो कह रहा है जो मून होता है वो पृथ्वी के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, और जो अर्थ होती है वो कैसे घूमती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, ठीक है भैया, अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इट विल बी मोर करेक्ट से दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ मून सिस्टम मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। पता क्या कह रहा है, देखिए मैं बोलता हूं कि भैया क्या है कि अगर मैं केवल मून की मोशन की बात करूंगा तो वो अराउंड दी अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में होगी, ठीक है। अगर मैं अर्थ की बात करता हूं तो अराउंड द सन क्या होगी, इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी। लेकिन आपको पता है भैया कि आपका अर्थ और मून का एक सिस्टम बन चुका है, ठीक है, और वो जुड़े हैं इंटरनल फोर्स से। किससे जुड़े हैं, इंटरनल फोर्स से। इंटरनल फोर्स से जुड़े हुए हैं भैया, तो जुड़े हुए तो भैया सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ना तो इसके पास रहेगा ना इसके पास रहेगा, इस बॉन्ड पे कहीं रहेगा, ठीक है। और वो बॉन्ड एक्चुअल में क्या होता है, इस ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। और इस ऑर्बिट में बॉन्ड वो मतलब सेंटर ऑफ मास घूमेगा, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इस रास्ते में घूमेगा, और इसी रास्ते पे चलते रहेंगे आपके अर्थ और वो। एक्चुअल में देखो यहां पर वो सेंटर कहां दिखा रखा है, जो चल रहा है, देखिए ये ट्रेजेक्ट्री है, किसकी ट्रेजेक्ट्री है, किसकी ट्रेजेक्ट्री भैया, सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्ट्री, अर्थ की ट्रेजेक्ट्री ऐसी है, कैसे, क्योंकि भैया अर्थ बहुत भारी है, अर्थ क्या है, तो जो सेंटर मास होगा कहां पे होगा, अर्थ के अंदर ही होगा। तो इसीलिए अर्थ जिस रास्ते में घूमती है, मान के चलते कि भैया सेंटर मास भी क्या, अर्थ मून सिस्टम का इसी रास्ते पे चल रहा है, ठीक है, वही लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, लिखा हुआ है द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन एन सर्कुलर ऑर्बिट, भाई प्लीज बोलिए मत, और अर्थ कैसे मूव करती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट। इट विल बी मोर करेक्ट, ये ज्यादा करेक्ट होगा कहना कि जो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है वो सन के चारों इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, नॉट द अर्थ एंड मून देमसेल्फ। अर्थ और मून नहीं मूव कर रहे, एक्चुअल में कौन मूव कर रहा है इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, ठीक है भैया। एज द मास ऑफ अर्थ इज सो 80 टाइम्स ज्यादा, अर्थ का मास क्या होता है मून से 80 गुना ज्यादा, इसलिए सेंटर मास कहां पे होता है, अर्थ के अंदर होता है, इसलिए अर्थ की ऑर्बिट जहां पे जाती है वही क्या होता है, सेंटर मास की भी ऑर्बिट जाती है, तो लिखा हुआ है, ठीक है। सो द सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड द अर्थ मून, ठीक है, लाइंस रेशियो 1:80, मतलब समझते हो, इसका मतलब यह हुआ कि आपका अगर मान लीजिए 81 मीटर का डिस्टेंस है दोनों के सेंटर के बीच में, तो सेंटर मास पता कहां पे हुआ, अर्थ से 1 मीटर दूर, अर्थ से, देखिए मान लीजिए अर्थ और मून के सेंटर के बीच की दूरी क्या है, 81, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा इन दोनों के वो कहां पे होगा, 1 मीटर दूर यहां पर। तो अब भैया जहां पर अर्थ चलेगी हम मान के चलेंगे भैया क्या होगा, वही सेंटर ऑफ मास भी चल रहा है, इसीलिए जो अर्थ का ऑर्बिट होता है वही इन दोनों सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का भी क्या होता है, ऑर्बिट होता है, समझ गए, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ठीक है, दिस पॉइंट लाइज इनसाइड द अर्थ एज शोन इन द फिगर। कौन सा पॉइंट, सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है हियर द म्यूचुअल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड मून आर इंटरनल फोर्स, क्योंकि उनको जोड़ के रखा हुआ है, ये दोनों सिस्टम बन चुके हैं, सिस्टम को जोड़ने वाला बनाने वाला कौन सा फोर्स होता है, इंटरनल फोर्स, ठीक है भैया। तो the sun attraction of the both earth and moon are external force acting on the center of mass of the earth moon system। देखिए सुन लीजिए, अब आपको पता है ये सर्कुलर मोशन कैसी होती है, एक्सिलरेटेड नेचर, कैसी होती है, क्यों एक्सिलरेटर होती है, क्योंकि सर्कल में वेलोसिटी हर पॉइंट की क्या होती है, चेंज होती रहती है, और जब पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगी तो कैसी मोशन होगी,
एक्सिलरेट, और एक्सिलरेटेड मोशन के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, इंटरनल या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। तो यहां पर जो मून है, अर्थ है, उनके बीच का तो इंटरनल फोर्स है, वो एक्सेलरेटेड मोशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। कौन प्रोवाइड कर रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल। समझ गया। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इन दोनों सिस्टम के लिए क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा, जो इसके सेंटर ऑफ मास को लगातार क्या करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में चलाता रहेगा। समझ गए भैया। तो यहां पर यही बताया गया है कि भैया अर्थ और मून मिलकर के क्या बन जाते हैं, एक सिस्टम बन जाते हैं, और सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अर्थ के अंदर लाई करता है, क्योंकि अर्थ का मास क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। तो इसीलिए जिस रास्ते पे अर्थ चलती है उसी रास्ते पर अब इसका क्या होता है, इन दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी चलता है। अच्छा, इन दोनों के बीच में लगने वाला इंटरनल फोर्स इसको सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घुमा सकता, इसीलिए एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जो इनको लगातार सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाए। वो कौन होता है भैया, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना भैया। जैसे बकरा बंधा हुआ है रस्सी में, रस्सी क्या करती है, अगर ना रस्सी रहे तो बकरा आगे सीधा भाग जाए, लेकिन रस्सी में बंधा होने की वजह से बकरा क्या करता है, निकल नहीं पाता, और वो भागता भी है तो उसका ऑर्बिट कैसा होता है, रास्ता गोल गोल होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से अर्थ और मून के जो सेंटर ऑफ मास है उसको किसने पकड़ रखा है, सन की ग्रेविटी ने, जो कि उसे भागने नहीं दे रहा, चल तो रहा है वो सेंटर ऑफ मास, ठीक है, लेकिन वो उस ऑर्बिट से निकल नहीं पा रहा। समझ गए, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते भैया। क्या लिख लिया, कौन सा था, अर्थ मून सिस्टम ये, ठीक है। एक तीसरा, खैर ये था तो दूसरा, लेकिन अब तीसरा हो चुका है। देखिए ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जानते हो, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम हो, एग्जांपल बताइए। H2 मॉलिक्यूल है ये, एटम थोड़ी ना, ठीक है। H2 हो गया, O2 हो गया, ठीक है, ये आपका CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, NO हो गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है ना, ये सब क्या है भैया, डायटोमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल है। डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, दो एटम होते हैं, दोनों एटम बॉन्ड से जुड़े होते हैं, किस बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके, ठीक है भैया। अब क्या होता है, हाँ ठीक है, तो कह रहे भैया सिमेट्रिक डायटोमिक मॉलिक्यूल, सिमेट्रिक डायटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है जिसमें दोनों एटम ऑलमोस्ट सेम हो, जैसे हाइड्रोजन H2, O2, है ना, ये सिमेट्रिक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इनमें क्या होता है कि दोनों, यहाँ पे लिखा हुआ है O2 एग्जांपल, आल्सो द एग्जांपल ऑफ बाइनरी सिस्टम, ठीक है, ये भी बाइनरी सिस्टम है। द इंटरनल फोर्स क्या होता है इनके बीच में लगने वाला, कोवेलेंट बॉन्ड, इनके बीच का इंटरनल फोर्स क्या है, जिससे जुड़े होते हैं बिटवीन द, जो दोनों ऑक्सीजन एटम को जोड़ने का काम करता है, ठीक है भैया। और रिगार्डेड एज अ स्प्रिंग, उसको स्प्रिंग जैसा ले सकते हो, क्योंकि आपको बता दूं, क्योंकि जो एटम होते हैं, जिससे O2 जो है, O2 वो दो एटम से मिलकर बना है, जब एटम को एनर्जी दी जाती है तो एटम लगातार मूव करता है। अच्छा, मूव तो करता है लेकिन वो निकल नहीं पाता, क्यों, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है किससे, तो वो लगातार मूव करता रहता है, उसके बीच का बॉन्ड जो होता है कैसा बिहेव करता है, स्प्रिंग की तरह कैसा बिहेव करता है, एक बार एटम दूर जाएगा फिर पास आएगा, फिर दूर जाएगा फिर पास आएगा। तो भैया लेकिन ये क्या होता है कि क्योंकि उनके बीच के फोर्स क्या है, जो ये ऑसिलेशन हो रही है, जो ऑक्सीजन दूर जा रहा है फिर पास आ रहा है, दूर जा रहा है फिर पास आ रहा है, तो वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वो क्या है, इंटरनल फोर्स है। और इंटरनल फोर्स कभी भी ना तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड को, ना उसकी पोजीशन को कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, सेंटर ऑफ मास वही रहेगा, चाहे मॉलिक्यूल लगातार क्या करे, मूव ही करते रहे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है भैया, ठीक है, वही लिखा हुआ जब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर, फिगर बना रहा हूं भैया मैं आपको। द मॉलिक्यूल्स कैन आल्सो हैव वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन, अगेन ड्यू टू द, जो उसके अंदर वाइब्रेशन हो रही है, फिर उसके अंदर जो रोटेशन कुछ भी हो, वो किसकी वजह से, इंटरनल फोर्स की वजह से। और इंटरनल फोर्स कैन नॉट चेंज द पोजीशन एंड वेलोसिटी या स्टेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इवन देन द सेंटर ऑफ मास मूव्स लाइकली फ्री पार्टिकल। और सेंटर ऑफ मास क्या करता है भैया, कैसा बिहेव करता है, एक फ्री पार्टिकल जैसा, जो उस मॉलिक्यूल के साथ चल रहा है। देखिए भैया इसका फिगर क्या है, तो फिगर आपको बताया था भैया मैं,
ये रहा इसका फिगर। ये रहा फिगर। देखिए, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, दूसरे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, दोनों सिमेट्रिक है, इक्वल है, मास इक्वल है, तो इसका सेंटर मास कहाँ लाई करेगा, बीच में एकदम लाइन पर, ठीक है। ये मॉलिक्यूल देखिए, ये चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे भी मूव कर रहे हैं, लेकिन सेंटर मास क्या हुआ, इसी रास्ते पे आगे बढ़ते आ रहे हैं। इनके मोशन से किसी प्रकार की मोशन हो, वाइब्रेशनल मोशन हो, रोटेशनल मोशन हो, ट्रांसलेशनल मोशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब किसकी वजह से है, इंटरनल फोर्स की वजह से। ये अपनी पोजीशन को, अपनी स्टेट को जब ही चेंज करेगा जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग गया। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये आपका एग्जाम्पल आपके खत्म हो चुके हैं। अगले बढ़ते भैया, नाम है अगले टॉपिक का, बोलिए नहीं कोई बेटा। देखिए भैया, टॉपिक का नाम है भैया रिजिड बॉडी। क्या है, क्या होता है रिजिड, नाम से पता ही लग रहा होगा आपको कि ऐसी बॉडी जो बहुत सख्त हो, ठीक है। तो बस वही है डेफिनेशन, कह रहा है भैया बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ इट डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन इट्स साइज एंड शेप, हाउएवर लार्जर द एक्सटर्नल फोर्स में बी एक्टिंग ऑन इट। कह रहा है भैया एक रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसके ऊपर आप बाहर से कितना ही फोर्स क्यों ना लगा लो, उसकी शेप और साइज कभी चेंज नहीं होती, ठीक है भैया। मोर एप्रोप्रिएटली अ रिजिड बॉडी इज one whose constituent particle retain their relative position even when they are moved under the action of external force। पता क्या कह रहा है, कह रहा है भैया एक दूसरे तरीके से अगर हम कहें कि एक रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसके ऊपर आप फोर्स लगाओ, अगर थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंज भी आ जाए तो पार्टिकल फिर से अपनी पोजीशन को क्या करें, रीगेन कर ले, रिटेन कर ले। ढीठ होते हैं इसके पार्टिकल, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते। समझ गया। पहली डेफिनेशन क्या है कि रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसके ऊपर आप कितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगा लो तो उसके पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते। या फिर दूसरे वे में कहो कि रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाओगे, अगर चेंज भी करेंगे तो फोर्स हटाने के साथ ही दोबारा से क्या करेंगे, रीगेन कर लेंगे, ठीक है भैया। और रिजिड बॉडी कैन नॉट बी डिफॉर्म, एक रिजिड बॉडी को आज की शेप को चेंज आप नहीं कर सकते, ठीक है भैया। इफ द बॉडी अंडरगोस सम डिस्प्लेसमेंट, अगर उसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होता है तो प्रत्येक पार्टिकल क्या करता है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, सफर्स दी सम डिस्प्लेसमेंट, कुछ पार्टिकल के अंदर का डिस्प्लेसमेंट, सेम डिस्प्लेसमेंट। अच्छा हाँ, कह रहा है कि अगर हम उस बॉडी के अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो उसके पार्टिकल भी क्या करेंगे, उस बॉडी के साथ सेम ही डिस्प्लेसमेंट करेंगे। मान लीजिए बॉडी 4 मीटर आगे गई तो उसके पार्टिकल भी क्या करेंगे, बॉडी के साथ 4 मीटर आगे जाएंगे, ठीक है भैया। अगर बॉडी को आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, ये कुर्सी को मैंने आगे खिसकाया, कुर्सी गई 2 मीटर आगे, कितनी गई, तो ये जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है वो भी कितने गए होंगे। अगर इस मैंने कुर्सी को एक चक्कर घुमा दिया तो इसके सारे पार्टिकल भी क्या होंगे, एक चक्कर घूम जाएगा। तो रिजिड बॉडी क्या होती है भैया, कि हर पार्टिकल जिनसे वो रिजिड बॉडी मिलके बनी है वो भी उतने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट करते हैं। अगर हम बॉडी को, ऐसी बॉडी को रोटेट कराए कुछ एंगल से तो प्रत्येक पार्टिकल भी क्या करेगा, सेम एंगल ही क्या करेगा, बनाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक वर्ड आया, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो होता है जिस पॉइंट से आप घुमाते हो। मान लीजिए इस कुर्सी को मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, मेरी उंगलियां होंगी, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी सिस्टम को, ऐसे सिस्टम को, रिजिड सिस्टम को मैं घुमाता हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो जितने ये जितना एंगल ये बनाएगी पूरी कुर्सी, उतना ही इसके अंदर प्रेजेंट हर पार्टिकल क्या करेंगे, उतना ही एंगल बना लेंगे, ठीक है भैया। अब एक्चुअल में कोई भी इस ब्रह्मांड में, नो बॉडी कैन बी परफेक्टली रिजिड, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो परफेक्टली रिजिड हो, मतलब ऐसी बॉडी जिसके ऊपर आप फोर्स लगाओ और बिल्कुल भी शेप ना चेंज करे, ऐसी कोई बॉडी होती नहीं है। हर बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ ही जाता है, चाहे छोटे ही लेवल पे क्यों ना है, ठीक है। इन प्रैक्टिस सॉलिड बॉडीज ऑफ स्टील, अगर मैं एक्चुअल में बात करूं थोड़ी प्रैक्टिकल लाइफ की, तो स्टील, ग्लास एक्सेट्रा कैन बी रिगार्डेड एज अ रिजिड फॉर मॉडरेट फोर्स, ठीक है। रिजिड फॉर मॉडरेट फोर्स का मतलब हो गया कि हल्के फुल्के फोर्स के लिए रिजिड ही होंगी। बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया, जैसे मेरे जैसे व्यक्ति ने किसी के ऊपर फोर्स लगा दिया तो उसकी शेप साइज क्या, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हल्के फुल्के फोर्स के लिए, जैसे आप लोग, आप कमजोर बच्चे हो तो आप लोग लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, तू भी तगड़ी नहीं है। आगे बढ़े, अभी ये बक्कलदार दो तेरा मैथ का। कुछ एग्जांपल है रिजिड बॉडी के, तो देख लीजिए चित्र आपको दिखाए गए, सेंटर ऑफ मास ऑफ सम रिजिड बॉडी, रेगुलर बॉडी, ठीक है भैया। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां पर बॉडी का ऑलमोस्ट मास क्या करते हैं भैया, सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। रॉड का मास कहां पे होता है भैया,
सेंटर पे। रिंग का मास कहाँ पे होता है? सेंटर पे। डिस्क मतलब जिस थाली में आप खाते हो उसका मास कहाँ पे होगा? सेंटर पे। रेक्टेंगुलर लैमिना मतलब एक शीट का, एक पेज क्या तो शीट होता है, ठीक है, उसका मास सेक्टर में। क्यूबिकल बॉडी है, 3D बॉडी होती है, इसका सेंटर मास भी कहाँ होगा? जिसके सारे डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। सिलेंडर का सेंटर मास कहाँ पे होगा? यहाँ पर होगा, पता नहीं क्या क्या सेंटर ही होगा मे बी। एक स्फीयर का सेंटर मास भी कहाँ पे होगा? सेंटर पे। एक ट्राइंगल का लैमिना का, एक ट्राइंगुलर शेप की शीट है, उसका सेंटर मास कहाँ पे होगा? जहां पे उसके सारे वर्टिसेस एक दूसरे को काटेंगे। और एक कोन का सेंटर मास जमीन से h/4 और ऊपर से 3h/4 डिस्टेंस पर होता है सेंटर मास, ठीक है भैया, ये आपको याद होना चाहिए। खैर ठीक है, अब पहले इंटीग्रेशन करके मैंने हर बॉडी का आज से, जिसको बहुत ज्यादा चूलो तो वो आज से 3 साल पहले की मेरी वीडियो निकाल लेगा, देखेगा, उसमें मैंने हर एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाला है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। और 5 साल 4 साल पहले जब लॉकडाउन लगा हुआ था भैया, कोई काम होता नहीं था, तो मैं एक एक क्लास को 2-2 3-3 घंटे खींचता था, ठीक है, ऑनलाइन ले लेके। सुबह 7 बजे क्लास हुआ करती थी, एक ही बैच को 10 बज जाते थे पढ़ाते पढ़ाते। फिर जाके नहाता था, फिर जाके सोता था, फिर पढ़ाता था, फिर जाके बैट बॉल खेलने चला जाता, यही 2-3 काम होते थे, ठीक है। एक साथ पूरी 11th, एक साथ पूरी 12th। तो बच्चे भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे। अब तो खैर ऑनलाइन जब आ गया मामला, तो बच्चों का भविष्य खराब हो ना हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑनलाइन पैकेज रखा भाई। आता कुछ भी नहीं है, लिख के मैं लिख के दे रहा हूँ भैया, जो ऑनलाइन ले रहा है ना उसको कुछ नहीं आता, लेकिन वो बेचारा ट्यूशन भी लगा सकता, क्योंकि घर वालों की जरूरत तो मैंने ले लिया है सिस्टम, उसको कुछ नहीं आ रहा फिर भी। अब देखो जो मैं देख रहा हूँ, देखो जब भी एग्जाम चालू होंगे ना, तो आप अपने उन दोस्तों को देखना जिन्होंने ऑनलाइन पैकेज ले रखा है, यार बता दे यार भाई, बता दे प्लीज। तो उसके बाद गलती से पास हो गए, ठीक है, अभी वो सोच रहे कि यार अब फर्स्ट में छोड़ देंगे ऑनलाइन वाला, और गलती से पास हो गए तो फिर वही ऑनलाइन करेंगे। उनको इवन चैप्टर के नाम तक नहीं याद होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, कोई करते ही नहीं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। आप देखिए हमारा जो मेन मकसद है, आई थिंक ये है, क्या है इसमें? हाँ, रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन क्या होता है सुन लीजिए भैया, अब पूरा ही चलेगा। रोटेशन मोशन देखिए, यहीं से थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, क्योंकि ये सारी चीज आपके लिए नहीं है। खैर सेंटर मास भी आपके लिए नया था, लेकिन आप प्रैक्टिकली उसको फील कर सकते थे, नॉर्मली भी आपने देखा होगा सेंटर मास वाला टंटा, ठीक है भैया। रोटेशन मोशन क्या होती है? तो एक बॉडी जब ही रोटेशन मोशन परफॉर्म करती है, जब उसके सारे पार्टिकल उस बॉडी के साथ क्या करते हैं? घूमने लगते हैं। और जो पार्टिकल घूम रहे हैं, सुन लीजिए भैया, जैसे एक बॉडी है, ये है, एक बॉडी है घूम रही है ऐसा, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका जो ये पार्टिकल घूम रहा होगा यहाँ का, उसका प्लेन अलग होगा, यहां पर जो पार्टिकल घूम रहा होगा उसका प्लेन, प्लेन मतलब ऐसा जिसमें घूम रही हो, है ना, घूमता है ना, कोई कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूमती है तो एक एरिया क्रिएट करती है, उसे प्लेन कहता हूं मैं, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल का, ठीक है, प्लेन सेपरेट होगा एक दूसरे से। दूसरा, एक बात ध्यान में, जितनी इस रोटेशन, जिस बॉडी की रफ्तार, जिस रफ्तार से घूम रहा है, उसी रफ्तार से इसके ऊपर प्रेजेंट जितने ही पार्टिकल सब उसी रफ्तार से घूमेंगे। समझ गए? यहां लिखा हुआ है, a body is said to be possess rotation motion if all its particle move along a सर्कल, लेकिन सारे सर्कल एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे, क्योंकि ऊपर वाला सर्कल देखो, ऊपर वाला पार्टिकल ऐसे घूम करेगा, नीचे वाला पार्टिकल ऐसे, चाहे छोटा हो सर्कल चाहे बड़ा हो, लेकिन सबका प्लेन क्या होगा? एक दूसरे के पैरेलल। से कॉपी नहीं होती, कॉपी कॉपी के पेज जैसे होते हैं, सारे पेज के एक दूसरे के पैरेलल है, बिल्कुल सेम। अगर कोई बॉडी घूमती है तो पार्टिकल जो सर्कल कवर करेगा, उन सब सर्कल का प्लेन जो होगा एक दूसरे के क्या होगा? पैरेलल होगा, ठीक है भैया। द सेंटर ऑफ दीज सर्कल्स हमेशा एक ही पॉइंट पर लाई करता है, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं भैया? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहते हैं उसे? एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है भैया। फिक्स परपेंडिकुलर लाइन कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अच्छा देखिए भैया, इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन, इक्वेशन ऑफ
कुछ नहीं, मैं ड्राइव नहीं करा रहा ना, इसकी डेरिवेशन आने वाली है आपकी, रोटेशन मोशन। ठीक है, आपने 3 इक्वेशन पढ़ी होगी, v इक्वल्स टू में u प्लस एटी, है ना। दूसरी क्या पढ़ी थी, s इक्वल्स टू में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ी थी। तीसरी पढ़ी होगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू में, अगर मैं बता दूं क्या हुआ, हाँ तो अभी क्लास चल रही है थोड़ी बहुत। अगर मैं लीनियर मोशन की बात करूं भाई, देखिए ये मैंने एक टेबल बना दी, ठीक है, समझ गए। ये है क्वांटिटी, ये है रोटेशन मोशन, और रोटेशन, और ये है लीनियर। ठीक है, तो अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, इनिशियल वेलोसिटी, क्या इनिशियल वेलोसिटी, तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूंगा तो इसमें रोटेशन मोशन में ओमेगा नॉट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ओमेगा नॉट, और ये होता है 2 पाई f नॉट, किसके बराबर होता है, 2 पाई f नॉट। और लीनियर मोशन की बात करूंगा तो उसको u से लिखता हूं, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें ओमेगा लिखता हूं, ये क्या होता है 2 पाई f, क्या होता है, और इसमें फाइनल वेलोसिटी किससे लिखते हैं, बेस। ठीक है, और तीसरा मैं लिखूं एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन होता है अल्फा, क्या होता है, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन होता है ए। ठीक है, अगर मैं चौथे की बात करूं तो इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा, और इसका डिस्प्लेसमेंट होता है एस। ठीक है, टाइम तो भैया हर जगह पे सेम ही होता है, टाइम यहां पर क्या है टी, तो यहां पर भी क्या होगा। अब ये सारी इक्वेशन को मैं रोटेशन मोशन के टर्म में चेंज कर दे रहा हूं। ठीक है, तो यही क्या होगी, लीनियर में आप ये क्या होगी, रोटेशन मोशन में, रोटेशन मोशन। तो भैया बताइए क्या होगी, टी की जगह पे क्या आएगा, ओमेगा बराबर में ओमेगा नॉट अल्फा टी, पहली इक्वेशन ही हो जाएगी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है भैया, एस इक्वल्स में यूटी प्लस हाफ, तो क्या होगी, एस की जगह पे क्या होगा थीटा, यू की जगह पे क्या होगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन, और ये क्या होगा, अच्छा यहाँ पर इनिशियल फाइनल लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा, इनिशियल और ये क्या है फाइनल, इनिशियल और ये क्या है, ठीक है, इनिशियल और फाइनल, और ये क्या है इनिशियल, और आखिरी जो इक्वेशन है वो क्या हुई, वी स्क्वायर, वी मतलब फाइनल ओमेगा स्क्वायर इनिशियल ओमेगा स्क्वायर 2 अल्फा इंटू में थीटा। ये भैया होगी आपकी तीनों इक्वेशन मोशन रोटेशन मोशन में, और इसको हम अगली क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।